नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ओर से एक रिपोर्ट सांख्यिकी रिपोर्ट जारी होती है। सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 हाल ही में प्रकाशित हुई है। सितंबर 2025 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट का नाम है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट जारी की जाती है भारत के महापंजीयक कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इसे अ, जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है पूरे देश में एक बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकी सर्वेक्षण होता है। ये सर्वेक्षण महापंजीयक कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है और उसके उपरांत ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए हमें प्राप्त होते हैं भारत में जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर, इनसे संबंधित डेटा। अब इसके लिए हमारे देश में जनगणना भी होती है। अब हमें पता है कि जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर, और जनगणना एक बहुत ही बृहद प्रक्रिया है जिसमें पूरे देश में हर एक व्यक्ति की गणना की जाती है। ठीक है। तो 10 साल बाद हमें डेटा इन सारी जो भी इंडिकेटर्स हैं उनसे रिलेटेड डेटा मिलता है। तो उस 10 साल के जो टाइम पीरियड है उसके बीच में हमें ज़रूरत होती है इस डेटा को अपडेट करने की। तो ये डेटा अपडेट करने का काम किया जाता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा। तो अंतर ये है कि जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति की गणना होती है और ये एक सर्वे है। हालांकि ये विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है इस तरीके का, इसमें सबसे बड़ा सैंपल साइज है। और इसके जरिए जो डेटा मिलता है, जन्म दर हो, मृत्यु दर हो, प्रजनन दर हो, इनसे संबंधित जो भी डेटा मिलता है वो काफ़ी सटीक होता है। इससे हमें हेल्प मिलती है पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हाल ही में इसकी जो 2023 की रिपोर्ट है वो जारी हुई। तो इस रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें बात करने से पहले हम बता दें, आरंभ इंस्टीट्यूट की तरफ से हाल ही में 17 तारीख को टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। इसमें यूपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए और यूपी टेट एग्जाम के लिए, इसमें यूपी टेट पेपर 2 और यूपी टेट पेपर 1 दोनों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। तो इस टेस्ट सीरीज जो भी आपकी तैयारी है उस तैयारी का स्तर जांचने के लिए और उस तैयारी को फर्दर एनहांस करने के लिए आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोड यूज करेंगे धीरज 10 तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब आगे बात करते हैं सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो सांख्यिकी रिपोर्ट में जो पहला इंडिकेटर दिया गया वो दिया गया टीएफआर। टीएफआर यानी कि कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर क्या होती है? ये होती है देश के अंदर प्रत्येक महिला द्वारा या किसी एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्ष कब तक माने गए हैं? वो माने गए 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष की आयु। इस दौरान उसके जो भी प्रेगनेंसीज हुई या जीवित जो भी जन्म हुए, औसत दिए गए जन्मों की संख्या होती है। इसे बोलते हैं टीएफआर या टोटल फर्टिलिटी रेट। इसके लिए एक प्रतिस्थापन दर या प्रतिस्थापन स्तर निश्चित किया गया है। प्रतिस्थापन स्तर निश्चित किया गया है 2.1। अब ये प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है? प्रतिस्थापन स्तर होता है कि एक पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन तक जब ट्रांसफर होती है तो खुद को प्रतिस्थापित करती है, यानी कि जो जनसंख्या है वो सस्टेन करे, जनसंख्या कम ना हो। तो इसके लिए एक प्रतिस्थापन स्तर तय किया गया, उसे तय किया गया 2.1। जो एक नारा चला करता था, हम दो हमारे दो, यानी कि दो लोग होंगे, उनके बच्चे कितने होंगे? दो। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? लगभग वही जनसंख्या बनी रहेगी। तो ये दो से थोड़ा सा ऊपर 2.1 क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि कई बार अनएक्सपेक्टेड डेथ भी होती है, तो उसे काउंटर करने के लिए इसे 2.1 पर सेट किया गया है। तो टीएफआर के बारे में बात करते हैं। तो वर्ष 2023 के लिए जो भारत का टीएफआर है वो घटकर कितना आ गया है? 1.9 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो काफी तेजी से कम हो रही है। भारत का जो टीएफआर है वो 1.9 पर आ गया। भारत के राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक टीएफआर बिहार में है 2.8 और न्यूनतम टीएफआर है दिल्ली में 1.2। टोटल फर्टिलिटी रेट के बाद नेक्स्ट इंडिकेटर आता है अशोधित जन्म दर यानी कि क्रूड बर्थ रेट। अशोधित जन्म दर की बात करें तो ये होती है प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष के दौरान होने वाले जीवित जन्मों की संख्या, यानी कि 1000 लोगों की जनसंख्या पर एक साल के दौरान कितने जन्म हो रहे हैं। ठीक है, कितने जीवित जन्म हो रहे हैं। तो
अशोधित जन्म दर वर्ष 2022 में भारत की 19.1 हुआ करती थी, जो कि 2023 में बढ़कर इस रिपोर्ट के अनुसार 18.4 हो गई है। यानी कि भारत की जो जन्म दर है उसमें कमी आई है। कितनी कमी आई है? 0.7 की कमी आई है। राज्यों की बात करें तो जो उच्चतम सीबीआर है वो रिकॉर्ड किया गया है बिहार में। कितना है? 25.8। यानी कि बिहार में जो अशोधित जन्म दर है वो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत अभी कितना है? 18.4 का है, और बिहार के लिए ये जो अशोधित जन्म दर है वो 25.8 तक है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम किस राज्य में पाया गया है? न्यूनतम पाया गया है तमिलनाडु में। कितना पाया गया? 12.0। यानी कि तमिलनाडु में जो अशोधित जन्म दर है वो 12 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। ये दर्शाता है कि जो उच्चतम जन्म दर वाला और न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य हैं उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट जो डेटा आता है वो आता है जन्म के समय लिंगानुपात। जन्म के समय लिंगानुपात ये होता है प्रत्येक 1000 पुरुष जन्मों पर पैदा हुई लड़कियों की संख्या। यानी कि प्रत्येक 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां पैदा हुई। तो भारत के लिए 2021 से 23 का जो चक्र है उसके दौरान जो एस आर बी है यानी कि जन्म के समय सेक्स रेशियो है वो है 917। 2020 से 2022 के दौरान ये 914 हुआ करता था। 21 से 23 के दौरान ये बढ़कर 917 हो गया, यानी कि ये लगातार बढ़ रहा है। अब इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर पाया गया है। जन्म के समय अगर लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये लिंगानुपात है 914, और शहरी क्षेत्रों में अगर बात करें तो शहरी क्षेत्रों में ये लिंगानुपात पाया गया है 925। यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन्म के समय लिंगानुपात में काफी ज्यादा अंतर है। प्राकृतिक रूप से होना ये होता है कि प्रत्येक 1000 पुरुष जन्मों पर औसतन 940 से 960 के बीच लड़कियों का जन्म होता है। ये प्राकृतिक स्तर है, लेकिन भारत में ये प्राकृतिक स्तर से काफी कम है, 914 है। 914 हुआ करता था, 2023 में बढ़कर 917 हो गया। ठीक है। अब इस डिफरेंस की वजह क्या है? इस डिफरेंस की वजह जो है वो प्रमुख वजह है समाज में लिंग भेद और जन्म से पूर्व लिंग चयन का प्रभाव। इसकी वजह से जो भारत का जन्म के समय लिंगानुपात है वो काफी कम है। अब ग्रामीण और शहरी स्तर पर इसमें जो अंतर मिलता है 914 और 925 का अंतर है, ये भी सीधा सीधा दिखाता है कि जो ग्रामीण परिवेश है अभी भी उसमें लिंग भेद शहरी परिवेश की तुलना में कहीं ज्यादा है। अब जो जन्म से पूर्व लिंग चयन है या जन्म से पूर्व लिंग जांच है, इसके बारे में सख्त कानून हमारे यहाँ बने हुए, पीसीपीएनडीटी एक्ट काम करता है। ठीक है। उसके बावजूद भी अभी भी हमें काफी काम इस क्षेत्र में करना है। राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो है छत्तीसगढ़ में 974, और सबसे कम है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की स्थिति इस मामले में सबसे ज्यादा खराब है। अब बात करते हैं मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों की। तो मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों में पहला आंकड़ा दिया गया है सीडीआर। सीडीआर यानी कि क्रूड डेथ रेट। ये क्या होती है? अशोधित मृत्यु दर होती है किसी भी जनसंख्या में प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर एक साल की समयावधि में कितने लोगों की मृत्यु हो रही। ठीक है। इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाता कि लोगों की मृत्यु किस कारण से हो रही है, उम्र की वजह से हो रही है, बीमारी की वजह से हो रही है, एक्सीडेंट की वजह से हो रही है। इस पर विचार नहीं किया जाता। सिर्फ इतना चेक किया जाता है कि प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष के दौरान कितने लोगों की मौत हुई। तो भारत के लिए जो क्रूड डेथ रेट है वो है 6.4 2023 के दौरान। राज्यों की बात करें तो हाईएस्ट जो पाई गई है वो पाई गई है छत्तीसगढ़ में, 8.3, और लोएस्ट पाई गई है दिल्ली में 4.5। यानी कि दिल्ली में जो अशोधित मृत्यु दर है वो सबसे कम है राज्यों में, और सबसे ज्यादा है वो छत्तीसगढ़ में पाई गई है। अब दिल्ली की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है वो भारत में सबसे प्रदूषित क्षेत्र है।
वहाँ इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण होने के बावजूद भी डेथ रेट बहुत कम है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो एक काफ़ी विकसित शहरी क्षेत्र है जहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी स्थिति, काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे अस्पताल हैं, डॉक्टरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और सरकारी स्कीम्स भी काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट होती हैं। तो इस वजह से लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत जल्दी मिल जाती हैं। इस वजह से दिल्ली में जो अशोधित मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की तुलना में। बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की। शिशु मृत्यु दर यानी कि आईएमआर। अब शिशु मृत्यु दर में दो मृत्यु दर हैं, एक आईएमआर और एक U5MR। आईएमआर होती है प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु, यानी कि 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। यानी कि बच्चे का जन्म होता है और 1 साल की अवधि के दौरान अगर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो काउंट होता है आईएमआर। और अगर 5 साल की उम्र से पहले अगर उस बच्चे की मृत्यु होती है तो वो काउंट किया जाता है U5MR। तो भारत के लिए 2023 में जो आईएमआर है वो रहा है 25, U5MR रहा है 2023 के लिए 29। आईएमआर की बात करें तो आईएमआर पिछले कुछ वर्षों में इसमें स्थिति जो भारत की है वो लगातार सुधरती जा रही है। 2018 की बात करें तो आईएमआर हुआ करता था 32, 2022 में ये सुधर कर पहुंच गया 26, 2023 में और सुधार हुआ, ये आ गया 25 पर। अगर इसमें आईएमआर में अगर हम राज्यों की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो हाईएस्ट है वो मिलता है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ यूपी और एमपी, इन 3 राज्यों में आईएमआर यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। इनका डेटा है 37, यानी कि इन 3 राज्यों में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल से कम आयु के 37 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और लोएस्ट जो आईएमआर है वो रिकॉर्ड हुआ है केरल में। कितना रिकॉर्ड हुआ है? 5, यानी कि केरल में 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु होती है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर केवल 5 बच्चों की होती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि केरल में स्वास्थ्य सुविधाएं और जो सामाजिक इंडिकेटर्स पर केरल कितना बेहतर कर रहा है हमारे यूपी, एमपी या छत्तीसगढ़ राज्यों की तुलना में। यहाँ पर 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल तक के 37 बच्चे खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो ये रिपोर्ट है इसके कुछ की पॉइंट्स हैं उनके बारे में। की पॉइंट्स ये हैं कि जो वृद्ध होती हुई जनसंख्या, वृद्ध की बात करें तो 60+ एज वाले, 60 से अधिक उम्र वाले जो जनसंख्या है इसकी हिस्सेदारी हमारी जनसंख्या में बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 0.7% बढ़कर अब वर्तमान में 9.7% आ गई है। जो 2023 की रिपोर्ट है उसके अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनकी हमारी जनसंख्या में हिस्सेदारी बढ़कर 9.7% हो गई। अगर ये 60+ एज की बात की जाए तो राज्य के स्तर पर तो केरल में इसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, यानी कि केरल में वृद्ध जनों की संख्या सबसे ज्यादा है, 15% तक है। वहीं असम, दिल्ली, झारखंड जैसे राज्यों में ये काफी कम है। अब जो 60+ से अधिक उम्र वाले जो लोग हैं जिनकी हिस्सेदारी कुल जनसंख्या में बढ़ रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो जनसंख्या है काफी इंडिकेटर्स पे बेटर कर रही है, तो जिससे जो अधिक उम्र के लोग हैं उनका शेयर भी बढ़ रहा है। तो निचोड़ ये है कि जो देश की बढ़ती हुई उम्र है जनसंख्या की, उसके लिए हमें अभी से तैयार होना होगा। भले ही अभी ये 9.7% पहुंच गया, ये काफी कम है। अभी भी अगर देखा जाए जनांकिकी डेटा में तो ये काफी कम है, लेकिन ये चीज बढ़ रही है, जो कि बढ़ेगी जैसे जैसे जो जनांकिकी पैरामीटर्स हैं उनमें अगर हमारी स्थिति बेहतर होगी तो ये वृद्ध लोगों की जनसंख्या है इसका शेयर बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें अभी से तैयार होना होगा। अभी से तैयार होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे जो संसाधन है, जो हमारे देश की अवसंरचना, उन्हें हमें इस तरीके से मैनेज करना होगा कि वृद्ध पॉपुलेशन है उसके लिए पहुंच हो, जो भी सेवाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं उन तक
इनके लिए पहुंच हो और इन लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इसके साथ साथ हमें ये करना होगा, जो भी यंग पॉपुलेशन है, यंग वर्कफोर्स है, उसकी जो क्षमताएं हैं उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। यंग वर्कफोर्स की जो क्षमताएं हैं उनका यूटिलाइजेशन के स्तर पर हम कहीं ना कहीं काफी पीछे चल रहे हैं। इसे हमें यूटिलाइज भी करना होगा और इस स्तर तक जाना होगा जो वृद्ध पॉपुलेशन है हम उसे सस्टेन कर सके, क्योंकि ये 9.7% नहीं रहेगी, ये और आगे बढ़ेगी। तो यंग वर्कफोर्स से जब हम लाभ प्राप्त करेंगे तो हम उस लाभ को जो बूढ़ी होती हुई जनसंख्या उस तक हम पहुंचा सकेंगे। उसके लिए जरूरत हमें वित्तीय सुरक्षा की। व्यक्ति जब 60 से ज्यादा उम्र पार कर जाता है, जब वो अपनी वर्किंग एज पार कर जाता है, देश के लिए या समाज के लिए उसने काम किया है, उस उम्र को जब पार कर जाता है तो समाज की जिम्मेदारी बनती है, देश की जिम्मेदारी बनती है कि उस वृद्ध व्यक्ति को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उन तक पहुंच हो, हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, और साथ ही साथ एक सामाजिक सहयोग तंत्र इस तरीके का हो कि इस वृद्ध होती जनसंख्या को एक गरिमामय जीवन मिल सके और उन्हें अपने जीवन यापन करने में कोई समस्या ना हो। तो ये कुछ की टेकअवेज थे हमारी इस रिपोर्ट से जो SRS 2023 आई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।